हेलो दोस्तों। तो आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कुछ पिछले आर्टिकल्स हैं, 10 आर्टिकल्स हम ऑन द होल कम से कम समय में आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकस्ट अटैक्स की। ना आपको पता है यूजुअली न्यूज़ में लोकस्ट आउटब्रेक आता रहता है, लेकिन एफएओ के हिसाब से 3 स्टेजेस हैं इसकी, आउटब्रेक, अपसर्ज एंड प्लेग, और तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इन जनरल जो है आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो बहुत अच्छा आर्टिकल है विच से इसकी एग्रीकल्चर में हम किस सेक्टर की बात करें कि हम आत्मनिर्भर बन जाए। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है कि जनरली हम प्राइस कंट्रोल कर देते हैं मेडिसिन पे, है ना, कुछ असेंशियल मेडिसिन पे, लेकिन क्या ये सही प्रक्रिया है, क्या ये सही डिसीजन है, इसमें क्या मुद्दे आ सकते हैं, दैट वील डिस्कस। नेक्स्ट क्या है कि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन पे चल रहा है ना, टोटल इकोनॉमिक स्लो डाउन आपको पता है कि आजकल चल रहा है, लेकिन कुछ ऑटो सेक्टर हैं जो कि रिकवरी पे हैं। कैसे, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है एक आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट को जो है अपनी फंक्शनिंग रिज्यूम करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वो ये नहीं कह रहा कि आप पार्लियामेंट जाइए, वो कह रहा है ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन है, राइट, मैकेनिज्म्स हैं आपके काम करने के, फंक्शनिंग है, उसे आप रिज्यूम कीजिए। किस तरह, उसकी भी कुछ बातें हैं। नेक्स्ट, कंटेनमेंट जोन्स हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनते हैं, तो लेट्स सी कि कौन अथॉरिटीज़ हैं, कैसे डिमार्केट हो रहे हैं, क्या हर जगह एक ही तरह के कंटेनमेंट जोन्स हैं। नेक्स्ट, हमने पढ़ा है कि डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपने पढ़ा है कि दिस इज ड्यू टू द टैक्सेस, लेकिन इसका एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट है उसकी हम बात करेंगे। ऑल्सो लद्दाख जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, गालवान वाली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, लेकिन एक स्पेसिफिक पैरामीटर कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके लिए एक बेटर फ्यूल की बात हो रही है, और उसकी हम बात करेंगे विच इज़ योर विंटर डीजल। उसके बाद नासा की रिसर्च कहती है कि मून की कॉम्पोजिशन में उन्हें कुछ डिफरेंस मिला है, तो इस कॉम्पोजिशन के डिफरेंट होने से बहुत सारी ओरिजिन की थ्योरीज डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, इसकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, कोवैक्सिन बहुत ही संन्यास डिटेल में कवर किया है, आई होप आपने उसको पढ़ा है। ठीक है जी। तो न्यूज़ में आते हैं कि लोकस्ट को जब लोकस्ट अटैक करेगा उसे 3 आप सेक्शंस में बांटते हो, है ना। पहला सेक्शन है आउटब्रेक, दूसरा है अपसर्ज, तीसरा है प्लेग। तो रिसेंटली एफएओ ने बोला भाई इंडिया को आप हाई अलर्ट पे रहिए, वर्स्ट लोकस्ट अटैक चल रहा है पिछले 26 सालों का। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेज पे, जो बेसिक स्टेज है ना, जब लोकस्ट आना शुरू हो रहे हैं, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी भी जिस रीजन में लोकस्ट पाए जा रहे हैं, जितनी अच्छी रेंज होगी, जितनी अच्छी वेजिटेशन होगी, लोकस्ट वहाँ डेफिनेटली होंगे ही होंगे। इट इज़ ओनली व्हेन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो इनिशियली क्या होगा, एफएओ को डेटा मिलेगा, रिमोट सेंसिंग यूज करेगा, है ना, सैटेलाइट से, एंड दे डिक्लेयर कि लोकस्ट अटैक शुरू हो गया है ना। दिस इज द इनिशियल स्टेज विच इज योर लोकस्ट आउटब्रेक्स। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, देखो 2 कंडीशंस हैं जिससे लोकस्ट बढ़ सकते हैं। पहला कि जो ब्रीडिंग है वो इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए लोकस्ट में, है ना, एंड जो पिछला आउटब्रेक था आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो सिर्फ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, रादर कुछ इकोलॉजिकल रीजंस भी हैं। जब इन दोनों रीजंस की वजह से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इवेंचुअली एक पूरा रीजन में लोकस्ट आ जाते हैं, आप कहते हो अपसर्ज। ठीक है, इसी का जो थर्ड स्टेज है जहां पे इवेंचुअली टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए कि सक्सेसिवली ब्रीडिंग भी बढ़ रही है, आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, देन इट टेक्स अ ईयर और मोर कि बहुत ही ज़्यादा ये जो है क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, जो एरिया ये कवर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब 1-1.5 साल के बाद इस पूरी सिचुएशन को आप प्लेग कहने लगते हैं। तो ये 3 सक्सेसिव स्टेजेस हैं, आउटब्रेक, अपसर्ज एंड प्लेग, और अभी हम जो है अपसर्ज वाली स्टेज पे हैं। ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा। तो अभी भी अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे, वो कह रहे हैं 1900 में 1900s में, राइट, 6 मेजर प्लेग्स आए हैं जो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स तक रहे हैं, एफएओ कहती है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जितना इनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है कि आउटब्रेक को, उतना ही इकोलॉजिकली जो ब्रीडिंग सेक्शंस हैं उनके बारे में भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें, एग्रीकल्चर के कौन से सेक्टर में हम इसे यूज़ करें। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं हमेशा ना इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर रहा है एग्री प्रोड्यूस का। नेक्स्ट एक्सपोर्टर का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट आपके ज़्यादा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के दैन द इम्पोर्ट्स, है ना, जितने एक्सपोर्ट्स होंगे उतना ही पैसा आपके पास आएगा। तो वो 91 के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए तो इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर बन गया। रादर 2013-14 में तो दैट वाज द गोल्डन ईयर फॉर
एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लस ही बहुत ज़्यादा था, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया था। लेकिन वो कह रहा है 19-20 में ना जो ये एक्सपोर्ट का प्रोसेस है, जो ट्रेड सरप्लस है, ये हो गया कम। तो वो कह रहा है अगर इसी तरह से कम होता गया तो लेखा कहता है कि जो मोदी जी का एजेंडा है कि एग्री एक्सपोर्ट को डबल कर दिया जाए बाय 2022, भाई ये तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो वो कह रहे हैं आप एक काम कीजिए, एग्रीकल्चर का एक स्पेशल सेक्शन है जो कि एडिबल ऑयल्स की बात करता है, ऐसे ऑयल जो आप खाने में यूज़ कर रहे हो, वो कह रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। ऑलमोस्ट 10 बिलियन का यहाँ पे आपको मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें भी एक दिक्कत आ रही है। अब आप इससे पूछो कि यार बहुत सारे एडिबल ऑयल्स हैं, हमारे घर पे तो बहुत तरीके के तेल हैं, अब हो सकता है कि मस्टर्ड ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो, कॉटन सीड्स हो, कैसे पता लगेगा कि कौन से एडिबल ऑयल सीड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसका भी आंसर कह रहे हैं लेखक, वो कह रहे हैं कि आप जो है ऑयल पाम पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि इकलौता प्लांट है जो कि 1 हेक्टेयर से 4 टन ऑफ ऑयल देता है, राइट? 1 हेक्टेयर से 4 टन ऑफ ऑयल। तो कहते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एडिबल ऑयल स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ऑयल पाम इज योर आंसर इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स की वजह से। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, जो लेखक है वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप प्रोडक्टिविटी पे तो ध्यान दीजिए ही दीजिए कि सभी की रिकवरी बढ़े, लेकिन उन स्पेसिफिक सेक्टर्स पे भी ध्यान दीजिए जिससे रिकवरी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल पाम के 1 हेक्टेयर से आपको 4 टन ऑफ ऑयल मिले, रिकवरी ज़्यादा है, तो ऐसे सेक्शंस पे आप ध्यान दीजिए। तो कभी भी आपको एग्रीकल्चर में मेंस का क्वेश्चन आए ना, इन सब एस्पेक्ट्स को मेंशन करने से यू गेट मोर मार्क्स। ओके, प्राइसिंग इश्यूज, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था कि ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है, इन्होंने XYZ मेडिसिन का जो है प्राइस बढ़ा दिया। अब ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन थी ये कोविड-19 पैंडमिक के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कह रहे हैं आपको इनका प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है। वो कह रहे हैं कि अगर सिंपली किसी भी गुड का प्राइस कैप कर देना या प्राइस डिसाइड कर देना वॉज द आंसर, तो सरकार ये क्यों नहीं करती? बहुत सिंपल है, सरकार कुछ चीज़ों का प्राइस कैप कर दे कि इससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकता, और कुछ चीज़ों का प्राइस फिक्स कर दे। फॉर एग्जांपल वेजेस फिक्स कर दे, भाई इतनी ही होंगी, तो आप ऐसा कुछ करिए अगर यही सोल्यूशन है। पर वो कह रहे हैं ये सोल्यूशन है नहीं, वो बता रहे हैं क्यों सोल्यूशन नहीं है। अब मान लो कि आपने प्राइस कैप कर दिया, अब मान लो कि सैनिटाइजर था और मैं कह दूं कि सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 20 रुपये से ऊपर नहीं बिकेगा, ठीक है, और कुछ सैनिटाइजर्स हैं जो मार्केट में सस्ते हैं, कुछ है महंगे। अब होगा क्या? अगर आपने सबके प्राइसेस सेम कर दिए तो जो इनपुट कॉस्ट है, राइट, वो कम हो गई, तो अब सब स्टैंडर्ड सामान यूज होने लगेगा इनको बनाने के लिए, ठीक है। मान लो कोई चीज़ महंगी है, देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस क्यों महंगी है, बट अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो अगर मैं प्रॉफिट कम कर दूंगी तो ऑब्वियसली जो सामान यूज़ करेंगे सभी के सभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो सामान भी खराब क्वालिटी का इन द सेंस कि पहले से थोड़ी कम क्वालिटी का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑल्दो आपने कैप तो किया था प्राइस कि आम आदमी को बेनिफिट हो, लेकिन अब आम आदमी को नुकसान हो रहा है क्योंकि क्वालिटी तो कहीं ना कहीं डिटीरियोरेट हो गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लो कि सरकार बोल दे कि मनरेगा वेजेस जो है, मान लो अगर पहले 150 रुपये थी, अब मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है, तो कितना ही बेनिफिट है आम आदमी के लिए कि आपको ऑलमोस्ट डबल हो गई। कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना कुछ खरीदा जाएगा से सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन आपको बेनिफिट तो है ना कि 150 से 300 गई। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है। मान लो कि क्योंकि 150 थी तो 300 में 2 लोगों के पास वो पैसा जा रहा था, अब क्योंकि 300 हो गई, डबल हो गई, तो सभी के पास पैसा कैसे पहुँचे, राइट? ये दिक्कत आ जाती है कि व्हेन यू इंक्रीज इट तो सभी तक पहुंचाना हो जाता है मुश्किल, और फिर सरकार क्या करती है कि क्राइटेरिया निकाल देती है, भाई इससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होगी तभी आपको मिलेगा। तो समझ रहे हो कि कोई भी चीज़ को फिक्स करना इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि उसके बैक एंड पे जो चीज़ें हो रही हैं वो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए फिक्सेशंस जो हैं ये किसी किसी समय पे करना इज द सोल्यूशन, नॉट ऑल द टाइम। तो कंक्लूजन क्या है कि आप जो है प्राइस कंट्रोल मत कीजिए, रादर आप जो है जिस सेक्टर की आप बात करें उस सेक्टर को आप उठाने की बात कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ किसी मेडिकल सेक्टर की बात की, किसी दवाई की बात कर रहे हैं, तो आपका एजेंडा रादर देन प्राइस कंट्रोल क्या होना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ केयर को बढ़ाया जाए। ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा। चलो अगले आर्टिकल पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटो सेक्टर जो है ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। कैसे? सबसे पहले तो समझो ऑटो सेक्टर की इंपॉर्टेंट क्या है ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर कंट्री का 7% GDP है, मैन्युफैक्चरिंग का 22% है, 7 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और GST कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। अब रिकवरी क्यों कर रहा है? अब
देखो बहुत सिंपल है, कोविड की वजह से क्या हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है। क्यों, आप चाहते हो कि आपको वायरस ना हो, आप दूर रहना चाहते हो एक दूसरे से, राइट। तो हो क्या रहा है कि इंडिविजुअल जो कि पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे, ठीक है, मेट्रो से जा रहे थे, अब वो अलग से अपनी खुद की कार में जाना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो कि जिन्होंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी बट अब खरीदना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो गाड़ियां बुक करा रहे हैं और कार सेल्स बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें एक कैच है, क्योंकि ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने वाले थे, इसका मतलब है कि इनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मिनी सेगमेंट कार्स फॉर एग्जांपल ऑल्टो, इन सब की बिक्री जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। रादर ऐसी कंपनीज जो सिर्फ महंगी गाड़ियाँ बनाती हैं और सस्ती गाड़ियाँ नहीं बनाती, उनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है जी, समझ में आई। सारे पॉइंट्स आपको कोट करने हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का पेज बना लो, पूरे साल जो जो मैं चीज़ें बताती हूँ नोट करते रहना, यू विल हैव एक्सीलेंट नोट्स बाय एंड ऑफ द ईयर। अच्छा जी, अब आते हैं पार्लियामेंट की बात पे। तो यहाँ पे जो है लेखक क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई 2 पार्लियामेंट के सेशन में 6 महीने या 180 दिन का गैप होना चाहिए। तो भाई ये गैप जो है 19 सितंबर को खत्म हो रहा है, हाउस को आप समन कीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है 6 महीने की बात, 85(1), ठीक है। तो वो बहुत सिंपल सी बात करें, आप कीजिए। वो कह रहे हैं कि हम कोई इनोवेटिव तरीका नहीं बता रहे करने का, वो कह रहे हैं हम सिर्फ ऐसा तरीका बता रहे हैं जो और भी कंट्रीज में हो रहा है। वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल WHO की गाइडलाइंस कहती हैं कि पार्लियामेंट के प्रेमिसेस को स्टेरलाइज किया जाए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दिया जाए। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी इसको यूज़ कर रही हैं, आप भी यूज़ कीजिए। देन वो कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हैं जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंस और वेब मीटिंग्स के साथ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना इन पे काम कर रही हैं। और अगर you don't want to stick to a single model, तो depending on the importance of the issue आप दोनों मॉडल के एलिमेंट्स को मिलाइए और उन पे काम कीजिए। फॉर एग्जांपल फिलीपींस इन UK। तो कहीं ना कहीं एक सजेशन है कि इनके हिसाब से काम किया जा सकता है, हो या ना हो, इट्स अ सेकेंडरी इशू, बट सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। इन चीज़ों को आप हमेशा वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो। नेक्स्ट एक डिजीज़ है कावासाकी, उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो बेसिकली ना बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जो कि कोविड के शिकार थे, राइट, इनमें एक रेयर कावासाकी डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। तो कावासाकी डिजीज़ क्यों होता है ये तो नहीं पता, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, उसके अगेंस्ट चाइल्ड की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स उसमें दिखने लगते हैं, ठीक है। हुआ क्या, आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ा रही है। इम्यूनिटी दिखाने का तरीका क्या है कि कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड आइज, रैशेस, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है, ये कावासाकी डिजीज़ की बात करें। बेसिकली जब इन सिम्टम्स को स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये कावासाकी सिम्टम्स के डिजीजेस हैं। कैसे अफेक्ट हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, इसके बारे में भी बात नहीं है, राइट। तो इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया को क्या करना चाहिए, एक रजिस्ट्री बनाई जाए कि किस तरह के सिम्टम्स हैं, कितने बच्चे हैं, सो दैट इस पे आगे काम किया जा सके। ठीक है जी, चलिए कंटेनमेंट जोन्स की बात हो रही है। देखो बेसिक एजेंडा क्या है कंटेनमेंट जोन्स यूज़ करने का, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कम हो, ठीक है, और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो भी ब्रेक हो जाए ना। दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू यूज दिस इन योर मेंस यू फेच मोर मार्क्स। ये इकलौता प्रैक्टिकल सोल्यूशन है अथॉरिटीज़ के पास, ये सोचना ज़रूरी है, वरना कैसे अलग अलग करेंगे हमें, राइट। तो कंटेनमेंट जोन्स किस तरह के, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। अब कैसे डिसाइन होना है, मतलब कौन डिफाइन कर रहा है कि क्या कितना एरिया होगा, कितने साइज के होंगे, क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ये जहाँ पे है वहीं की डिस्ट्रिक्ट, टाउन या पंचायत अथॉरिटीज़ करेंगे, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द लोकल एरिया, राइट। तो वहाँ के लोग डिपेंड कर रहे हैं। अब इनकी डीमार्केशंस का क्राइटेरिया क्या है, देखो बेसिक क्राइटेरिया तो इस पे ही डिपेंड करेगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन उस रीजन की लोकल कंडीशंस क्या होंगी, वहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया डेफिनेटली हो सकता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में सब चीज़ें सीमित है, सभी मरीज सीमित हैं, तो वो उस तरह के कंटेनमेंट जोन बना देंगे। जहाँ मरीज बहुत बड़े एरिया में है वहाँ उस तरह के कंटेनमेंट जोन्स बन जाएंगे और उस तरह के ही लोकल इश्यूज केटा होंगे। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डीजल की मैं बात कर रही थी कि जो डीजल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो इकोनॉमी के लिए, रादर एग्रीकल्चर के लिए सही क्यों नहीं है। अगर आप इस साल के एग्रीकल्चर को देखोगे ना, तो मॉनसून में रेन्स बहुत ज़्यादा हुई, रेन बहुत ज़्यादा होने से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर बढ़ गया, डैम में पानी आ गया, सॉइल कंडीशंस बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि फार्मर ने जो है और ज़्यादा फसल बोने की बात की। अब फसल बोनी होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके फर्टिलाइजर्स भी ज़्यादा बिकेंगे। तो कहीं ना कहीं
एग्रीकल्चर सेक्टर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत है, हार्वेस्टर कंबाइंस चाहिए, इरिगेशन पंप्स चाहिए। अब ये सब किससे चल रहे हैं? डीजल से चल रहे हैं। जैसे ही डीजल के प्राइसेस शुरू हुए, ऑल्दो इकोलॉजी वाइज तो बहुत बेनिफिट था एग्रीकल्चर को, लेकिन जब प्राइसिंग की बात आई डीजल प्राइसेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो कहीं ना कहीं इनके सोल्यूशंस पे भी बात करनी ज़रूरी है। तो इवेंचुअली आप देखोगे न्यूज़पेपर में इससे एसोसिएटेड आर्टिकल्स भी आएंगे। ओके जी, विंटर डीजल की बात हो रही थी इंडियन आर्मी के लिए। तो जो पहले क्या होता था, मान लीजिए ये जितने लद्दाख रीजन्स हैं यहाँ पे डीजल को डाइल्यूट कर लेते थे ये केरोसिन से, ठीक है, जिससे कि वो यूज़ करने लायक हो जाता था। लेकिन अब जो है आर्म फोर्सेस जो है विंटर डीजल यूज़ करेंगी, जो स्पेसिफिकली एक तरह का डीजल है जो IOCL ने बनाया है, जो स्पेसिफिकली हाई एल्टीट्यूड या लो टेम्परेचर रीजन्स है। लो टेम्परेचर रीजन्स में क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी जो डीजल है यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए आप देख रहे हो उसको डाइल्यूट कर रहे हैं केरोसिन से। तो इस पर्टिकुलर विंटर डीजल का बेनिफिट क्या है? ये -30 डिग्री टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है, ठीक है। इसकी सीटेन रेटिंग हाई है। सीटेन रेटिंग हाई का माने मतलब क्या है कि कंबस्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जितनी भी आपकी हीटिंग है, इग्निशन है, कंबस्शन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। सो कंबस्शन जो है उसकी स्पीड जो है इस पर डिपेंड करती है। ऑल्सो इसको यूज़ करने से लो सल्फर कॉन्टेंट होगा, जिससे कि क्या होगा कि डिपॉजिट कम होंगे इंजन्स पे। डिपॉजिट कम होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? परफॉर्मेंस भी आपकी बढ़ेगी। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपके प्री में भी आपको पूछे जा सकते हैं, आपको ये तीनों याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मून में बहुत ज़्यादा मेटालिक कंटेंट मिला है। अब नासा का जो LRO स्पेसक्राफ्ट है उन्होंने बोला कि मून में जो है आयरन और टाइटेनियम जित मात्रा में आपने सोचा था कि है उससे ज़्यादा है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, मून कैसे बना, इसका हाइपोथेसिस क्या कहता है? वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट था मार्स के साइज का, वो अर्थ से टकरा गया। अब अर्थ से टकराने के बाद अर्थ का एक टुकड़ा जो है अलग हो गया, जो कि है मून। इसका मतलब क्या है? अगर मून अर्थ का ही पार्ट था तो दोनों की कॉम्पोजिशन सेम होनी चाहिए, लेकिन हमेशा से ये दिक्कत आती थी कि मून की कॉम्पोजिशन कहीं ना कहीं अर्थ से कुछ हद तक डिफरेंट थी। अब यदि इनको ये पता लग गया कि हाँ जी कॉम्पोजिशन में तो काफ़ी डिफरेंस है, अब इनको पास इस पे श्योरिटी भी हो गई, तो अब क्या होगा कि मून की फॉर्मेशन कैसे हुई, कि वो अर्थ का ही पार्ट था, ये हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इवेंचुअली वील हैव टू कीप अ ट्रैक कि किस तरह की और बातें ये आगे हमें बताएंगे। ठीक है जी, याद रहेगा। चलो, दैट वॉज ऑल फॉर द डे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोवैक्सीन जो आज आपका बिग न्यूज़ में सर ने डिस्कस किया है उसको आप पढ़िए ध्यान से। बहुत ही अच्छी से सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मुद्दे क्या हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन। उन पे आप ध्यान दीजिए, लिखिए, और वील कीप ऑन डूइंग करंट अफेयर्स। ठीक है जी, चलिए, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।